लोकसभा चुनाव को लेकर जदयू ने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। ज्यादातर सीटों में बदलाव नहीं दिख रहा है। भागलपुर से अजय कुमार मंडल, बांका से गिरधारी यादव, गोपालगंज से डॉक्टर आलोक कुमार सुमन, जहानाबाद से चंद्रेश्वर चंद्रवंशी, झंझारपुर से रामप्रीत मंडल, कटिहार से दुलाल चंद गोस्वामी, मधेपुरा से दिनेश चंद्र यादव, मुंगेर से राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, नालंदा से कौशलेंद्र कुमार, पूर्णिया से संतोष कुशवाहा, सुपौल से दिलेश्वर कामत, वाल्मीकि नगर से सुनील कुमार। सिर्फ 3 प्रत्याशी बदले गए हैं। सिवान से कविता सिंह की जगह अब विजय लक्ष्मी जदयू के टिकट से मैदान में होंगी। ये जीरादेई के पूर्व विधायक रमेश सिंह कुशवाहा की पत्नी है। वहीं सीतामढ़ी से सुनील कुमार पिंटू की जगह देवेश चंद्र ठाकुर जदयू के उम्मीदवार होंगे। इसके साथ ही किशनगंज से जदयू ने इस बार मुजाहिद आलम को अपनी पार्टी से टिकट देने का फैसला किया है। वहीं सीट शेयरिंग के तहत जदयू के खाते में आई शिवहर सीट से जदयू की टिकट पर लवली आनंद चुनाव मैदान में होंगी। तो आपको बता दें कि राजद की तरफ से सीटों की घोषणा कर दी गई है और जेडीयू ने प्रत्याशियों की घोषणा की है। ज्यादातर सीटों में बदलाव नहीं दिख रहा है। भागलपुर से अजय कुमार है और बांका से गिरधारी यादव, गोपालगंज से डॉक्टर आलोक कुमार सुमन, जहानाबाद से चंद्रेश्वर चंद्रवंशी, झंझारपुर से रामप्रीत मंडल, कटिहार से दुलाल चंद गोस्वामी, मधेपुरा से दिनेश चंद्र यादव, मुंगेर से राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, नालंदा से कौशलेंद्र कुमार, पूर्णिया से संतोष कुशवाहा, सुपौल से दिलेश्वर कामत, वाल्मीकि नगर से सुनील कुमार और सिर्फ 3 प्रत्याशी बदले गए हैं। सिवान से कविता सिंह की जगह अब विजय लक्ष्मी जदयू के टिकट से मैदान में होंगी। वहीं जीरादेई के पूर्व विधायक रमेश सिंह कुशवाहा की पत्नी है। इसके साथ ही सीतामढ़ी से सुनील कुमार पिंटू की जगह देवेश चंद्र ठाकुर जदयू के उम्मीदवार होंगे। किशनगंज से जदयू ने इस बार मुजाहिद आलम को अपनी पार्टी से टिकट देने का फैसला किया है। इसके साथ ही सीट शेयरिंग के तहत जेडीयू के खाते में आई शिवहर सीट से जेडीयू की टिकट पर लवली आनंद चुनाव मैदान में होंगी। तो अधिक जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी गौतम जुड़े हुए हैं। गौतम का रुख करेंगे। गौतम, लोकसभा चुनाव को लेकर जेडीयू ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई है और ऐसा देखा जा रहा है कि ज्यादातर सीटों में बदलाव नहीं दिख रहा है। पुराने ही प्रत्याशी नजर आ रहे हैं। बस कुछ सीटों में ही प्रत्याशियों की सूची जो है उसमें नाम बदले गए हैं, नए प्रत्याशियों को लाया गया है। क्या कुछ जानकारी है गौतम? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से एनडीए के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने तमाम लगभग प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया। इसके साथ ही अब चूंकि लोकसभा चुनाव के फर्स्ट फेज का चुनाव होना है और ऐसे में सूची पहली लिस्ट के साथ साथ जेडीयू ने लगभग सभी जो कैंडिडेट की सूची है उसमें भागलपुर का नाम में अजय कुमार मंडल जो कि पहले से भी वहाँ के सांसद सिटिंग कैंडिडेट हैं। बांका से गिरधारी यादव का नाम है। गोपालगंज से डॉक्टर आलोक कुमार रहेंगे। सुमन, डॉक्टर आलोक कुमार सुमन। जहानाबाद से चंद्रशेखर चंद्रवंशी का नाम दिया गया है। झंझारपुर से रामप्रीत मंडल, कटिहार से दुलाल चंद गोस्वामी का नाम है। इसके अलावा मधेपुरा की बात करें तो दिनेश चंद्र यादव को फिर से मौका मिला है और मुंगेर की सीट राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जो कि जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं और नीतीश कुमार के बेहद करीबी है और इस बार भी मुंगेर की सीट ललन सिंह को दी गई है। तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं किया गया। नालंदा से वही कौशलेंद्र कुमार पहले से सांसद हैं। पूर्णिया से संतोष कुशवाहा और सुपौल से दिलेश्वर कामत, वाल्मीकि नगर से सुनील कुमार को लगभग जेडीयू के अंदर जो तब्दीलियां हैं वो बिल्कुल न के बराबर है और ठीक उसी तरीके से जैसे
कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी संभवतः अपने ज़्यादातर कैंडिडेट को सिटिंग कैंडिडेट ही रखना चाहती है ताकि कोई बगावत ना हो सके। लेकिन आरजेडी की तरफ से जरूर ये है कि भारतीय जनता पार्टी जेडीयू की तरफ से एक जो एनडीए के अंदर के जो घटक दल है उनके बीच तालमेल दिखता है। और अगर बात करें गया सीट की तो देखिए वहाँ से जीतन राम मांझी को चुनावी प्रत्याशी बनाया गया है एनडीए की तरफ से। इसके अलावा अगर हम बात करें लालू प्रसाद यादव की तो लालू प्रसाद यादव दनादन अपनी तरफ से कैंडिडेट के नाम की घोषणा कर है। सबसे पहले उन्होंने पहले पेज के नामों की घोषणा की और अब लगातार बस जैसे जैसे कैंडिडेट के साथ उनकी बातचीत होती जा रही वो निर्णय लेते जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस इस पूरे मामले में फिसड्डी और पिछड़ी हुई साबित हो रही है, क्योंकि जिसके सहयोग से आरजेडी को टिकट बांटना था, जिसके सहयोग से वामपंथी दलों को टिकट बांटना था, जिसके सहयोग से इंडी गठबंधन का निर्माण हुआ, वही पार्टी आज देखिए बिहार के प्लेटफॉर्म से पूरी तरीके से गायब है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को अब ये सोचना होगा कि उसको क्या करना है। अभी तक कांग्रेस पूरी तरीके से बैकफुट पे है। गौतम, मैं आपको रोकना चाहूंगी, इसी के साथ मैं अपने दर्शकों को ये भी बता दूं कि राजद ने भी प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई है और पाटलिपुत्रा से राजद की जो उम्मीदवार है वो मीसा भारती है, बक्सर से सुधाकर सिंह है और उजियारपुर से आलोक मेहता उम्मीदवार बनाए गए हैं। इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे गौतम? पाटलिपुत्रा से मीसा भारती को उम्मीदवार बनाया गया है राजद की ओर से। बिल्कुल, ये सवाल पहले से भी उठाए जा रहे थे कि क्या पाटलिपुत्रा जो कि आरजेडी के गढ़ में जिस तरह से रामकृपाल यादव लगातार 2 बार से चुनाव जीत रहे हैं, तो क्या इस बार भी आरजेडी वहां पर मीसा भारती को उतारेगी? क्या पारंपरिक सीट ही उतारेगी? क्योंकि राज्यसभा सांसद है मीसा भारती, एक तरफ हारती है, दूसरी तरफ राज्यसभा चली जाती है, फिर लोकसभा का चुनाव आता है, फिर मीसा भारती को उतारते, फिर मीसा भारती हारती है, फिर उनको राज्यसभा का भेज दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं आरजेडी कहीं ना कहीं परिवारवाद की इस राजनीति में मीसा भारती को आगे लाती है और पाटलिपुत्रा सीट से इस बार भी मीसा भारती के चुने जाने पर तमाम जो आरजेडी के अंदर नेताओं को अंदर कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं कि मायूसी भी हो सकती है और खुशी भी। खुशी इस बात की कि पहले से वो लगातार चुनाव लड़ती रही है, ये अलग बात है कि चुनाव पाटलिपुत्रा से हारती रही है, बावजूद इसके ये कह सकते हैं कि इस बार पाटलिपुत्रा सीट बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट सीट मानी जा रही है, क्योंकि देखना होगा कि क्या रामकृपाल यादव वहां से तीसरी बार सांसद बनते हैं या नहीं। इसके अलावा इस बार का दिलचस्प मुकाबला सारण में भी देखने को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जहां अभी वर्तमान सांसद के तौर पर राजीव प्रताप रूडी का नाम है, वहीं मीसा भारती की बहन और लालू प्रसाद यादव राबड़ी देवी की जो बेटी है रोहिणी आचार्य, उनका नाम सामने आने से मामला काफ़ी दिलचस्प और कह सकते हैं कि काफ़ी हाई प्रोफाइल हो सकता है। लेकिन कुल मिलाकर बिहार की राजनीति में मुकाबला जो है एनडीए वर्सेस आरजेडी के बीच में ही है, क्योंकि आरजेडी अब अपनी तरफ से पूरी तरीके से आलोक मेहता को उतार चुकी है। आलोक मेहता उनके बहुत पुराने साथी हैं और आलोक मेहता लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं और ये जो सीट है वो पहले भी चुनाव लड़ते रहे। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि लोकसभा के चुनाव का आगाज हो चुका है और अब तमाम प्रत्याशियों के नाम की घोषणा सिंबल बांटकर लालू प्रसाद यादव खुद दे रहे हैं और ऐसे में देखना होगा कि जनता महागठबंधन के नेताओं को पसंद करती है या फिर एनडीए के नेताओं को। लेकिन इतना जरूर है कि इन दोनों के बीच की महाभारत में कांग्रेस का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। कांग्रेस अभी तक यह तय नहीं कर पा रही है कि वह एनडीए गठबंधन में लालू प्रसाद यादव के साथ में है या नहीं, क्योंकि यह सबसे बड़ा मुकाबला था और पूरे देश भर में अगर जिस तरह से एनडीए गठबंधन एक हुआ था, एकजुट हुआ था, लग रहा था कि शायद मोदी के मुकाबले के खिलाफ या मोदी के खिलाफ एक बड़ी रणनीति तैयार की जा सकती है। अलग अलग राज्यों में एनडीए गठबंधन के कैंडिडेट अगर खड़े होते तो शायद परिस्थितियां कुछ और होती, लेकिन कहीं ना कहीं मोदी के संकल्प का जो असर है वो बिहार में देखने को मिला और पूरी तरीके से एनडीए जो गठबंधन है वो बिहार में एकजुट होती नहीं दिख रही है। जिस तरीके से बंगाल में टीएमसी ने अपने कैंडिडेट की घोषणा कांग्रेस से बिना पूछे कर दी, ठीक उसी तरीके से बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद यादव अपनी घोषणा करते जा रहे हैं और कांग्रेस से कोई बातचीत नहीं हो रही है। जी।
जी गौतम, ये तो बात हुई पाटलिपुत्र और बक्सर और उजियारपुर के सीट की। अब बात करेंगे मुंगेर की सीट की। तो आरजेडी ने मुंगेर से भी सीट पे प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद ललन सिंह के खिलाफ कुख्यात अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी को राष्ट्रीय जनता दल ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है। और हाल ही में हमने देखा कि अनीता देवी से शादी की कुख्यात अशोक महतो ने, और अब प्रत्याशी घोषित किया गया है। अनीता देवी का कोई पॉलिटिकल करियर नहीं है। गौतम, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस सीट पर अनीता देवी का नाम क्यों आया है? देखिए, इसको समझने के लिए बहुत आसान तरीका है। दर्शक इस बात को भली भांति जानते हैं कि मुंगेर की सीट पर अशोक महतो, जो कि महतो समुदाय से आते हैं, और वहाँ पर एक तरीके की जो जातीय समीकरण का कार्ड है वो खेला गया है। मुंगेर में विकास और तमाम वो चीज़ें अपनी जगह, लेकिन वहाँ से कैंडिडेट के तौर पर जेडीयू के प्रत्याशी हैं ललन सिंह। तो ललन सिंह एनडीए के उम्मीदवार हैं, जेडीयू के प्रत्याशी हैं लेकिन एनडीए के उम्मीदवार हैं। वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी, हिंदुस्तान आवामी मोर्चा, इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा का, तो कहीं ना कहीं तमाम जातियों के सहयोग से मुंगेर की सीट जीतनी होगी। इसके अलावा मुंगेर की सीट में कोमोकामा भी विधानसभा पड़ता है लगभग, तो कहीं ना कहीं उस सीट पर भी अनंत सिंह जो कि इस वक्त अभी भारतीय जनता पार्टी के लगभग साथ में हैं, और उनकी वाइफ नीलम देवी वहाँ से भी जो विधायक रही हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक तरीके से उनका भी वोट बैंक ललन सिंह के खाते में जाएगा। अब रही बात अशोक महतो की, अशोक महतो कुख्यात हैं, विख्यात हैं। किस लिए जाने जाते हैं ये पूरी दुनिया जानती है। उनके ही नाम पर एक तरीके से फिल्म भी, वेब सीरीज जारी हुई थी, और अलग अलग मुंगेर ही नहीं, मुंगेर के आसपास के जो मगध के कुछ इलाके हैं वहाँ भी अशोक महतो का एक अपना वर्चस्व है, और लोग उनको किस नज़रिए से देखते हैं ये जानते हैं। लेकिन चुनाव वो नहीं लड़ सकते, और यही वजह है कि आनन फानन में उन्होंने शादी की है और अपनी पत्नी को वहाँ से प्रत्याशी बनाया है। और प्रत्याशी बनाने के पीछे लालू प्रसाद यादव यानी कि आरजेडी, और यही वजह है कि इस वक्त सबसे ज़्यादा चर्चा लालू प्रसाद यादव की इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ पर लालू प्रसाद यादव ने एक तरफ जहाँ परिवार के लोगों को टिकट दी, इसके अलावा बाहुबलियों के वर्चस्व को लेकर के लालू प्रसाद यादव के कैंडिडेट की बात करें तो लगभग सभी कैंडिडेट बाहुबली हैं। तो ऐसे में एक बार फिर से लालू प्रसाद यादव के ऊपर दो गंभीर आरोप लग रहे हैं, एक परिवारवाद को लेकर, दूसरा वर्चस्व की लड़ाई बाहुबली। तो जिससे बिहार बहुत आगे निकल चुका है। बाहुबलियों की संख्या, गोप की संख्या, गोपी हो गए लगभग तमाम गोप नीतीश कुमार के शासन में। लेकिन इतना जरूर है कि सुशासन के इस समय लोकसभा के चुनाव में जनता को तय करना है कि उसका प्रतिनिधि, उसका जनप्रतिनिधि, लोकसभा का सांसद कैसा हो। तो ऐसे में देखना होगा कि मुंगेर जो लोकसभा क्षेत्र है वहाँ पर काफ़ी संख्या में अलग अलग जाति के भी लोग हैं। तो सिर्फ एक जाति के वर्चस्व या किसी एक समुदाय के वर्चस्व से टिकट नहीं जीती जाती। हाँ, ये अलग बात है कि आपको टिकट मिल सकता है, लेकिन जीतने के लिए जनता का दिल, जनता की जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो भौगोलिक और मौलिक सुविधाएं हैं, वो जब तक मुहैया नहीं कराएंगे तब तक लोकसभा के चुनाव में जनता के बीच आखिर आप कहेंगे क्या, मांगेंगे वोट किस आधार पर मांगेंगे। तो ऐसे कई सवाल हैं जिसके जवाब जनता को अब देने होंगे, और जनता ये सवाल उन नेताओं से भी पूछेगी जब वहाँ पर अलग अलग पार्टियों के प्रत्याशी प्रचार करने पहुँचेंगे। लिहाजा टिकट बंटवारे का दौर है, कौन किसने किस लेवल पे टिकट दिया है ये देखने वाली बात है, समझने वाली बात है। और ये भी देखना होगा कि इस टिकट के खेल में जनता किसको सांसद तक संसदीय क्षेत्र में पहुंचाती है। जी गौतम, टिकट मिलने के साथ ही प्रत्याशियों का दावा का भी दौर शुरू हो चुका है। हमने देखा कि अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी जब सिंबल लेने पहुंची पटना तो उन्होंने दावा किया है कि मुंगेर में उनका कोई मुकाबला नहीं है, वो सीधे तौर पर जीत रही है मुंगेर लोकसभा सीट। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, दावा तो हर कोई कर सकता है। जैसे देखिए, कोई आदमी एग्जाम में इसलिए बैठता है कि उसको लगता है कि हम परीक्षा पास कर जाएंगे, लेकिन परीक्षा के परिणाम क्या आएंगे ये परीक्षा के बाद तय होगा। लिहाजा अभी से कोई भी प्रत्याशी, चाहे वो निर्दलीय हो, चाहे वो पार्टी का कैंडिडेट हो, चाहे वो जिस रूप से भी चुनाव लड़ना चाहता हो, तो उसकी पहली इच्छा ही यही होती है कि हम इस क्षेत्र के संसदीय क्षेत्र से चुने जाए। जनता तय करेगी कि उसको किस तरीके से वोट करना है, लेकिन हर प्रत्याशी यही चाहता है कि हम इस परीक्षा में पास होकर संसद भवन पहुंचे। लिहाजा
कुछ नेता पार्टी के जरिए पहुंचते हैं, कुछ निर्दलीय पहुंचते हैं। पार्टी के माध्यम से पहुंचने का मतलब होता है कि पार्टी उसकी मदद करती है, एक प्रचार प्रसार होता है। आप उनको ये बता सकते हैं, जैसे एनडीए के तौर पे जो कैंडिडेट ललन सिंह खड़े हैं, तो ललन सिंह के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तमाम जन उपयोगी जो योजनाएं हैं उसका जिक्र होगा, एनडीए के शासनकाल का जिक्र होगा, बिहार के सुशासन का जिक्र होगा, चूंकि सरकार भी इनकी है। तो लिहाजा ललन सिंह के पास बहुत सारी चीज़ें हैं कहने के लिए। लेकिन इससे ठीक विपरीत मुंगेर की सीट हो या फिर कोई भी लोकसभा क्षेत्र हो जहाँ पे प्रत्याशी आरजेडी के हैं, वो बहुत होगा तो ये कह सकते हैं कि अब 17 महीने में तेजस्वी यादव ने जो काम किया है वो उस काम के आधार पर आपके वोट मांगने आए। लेकिन ये विधानसभा का चुनाव है नहीं, जनता जानती है ये लोकसभा का चुनाव है, और इस लोकसभा के चुनाव में लगभग 7 से 8 विधानसभा क्षेत्र कम से कम पड़ते ही पड़ते हैं, कम से कम 5 तो पड़ते ही पड़ते हैं। तो ये जरूर कह सकते हैं कि 5 विधानसभाओं के एक मिश्रण से एक लोकसभा की जो सीट है वो लगभग घोषित होती है, और उस सीट से जीतने का मकसद ही यही होता है कि आप लगभग सभी विधायकों से ऊपर हैं और उस संसदीय क्षेत्र के आप हिस्सेदार हैं। सदन में जाकर आप अपनी बातें कहते हैं और तमाम वो चीज़ें कहते हैं, और तब जाकर ये तय होता है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि बिहार के अंदर महासंग्राम की लड़ाई है, और ऐसे में जनता के बीच जाकर नेताजी अपने अपने वायदों का, अपने अपने कामों का लेखा जोखा देंगे, या हो सकता है जो नए होंगे वो ये कहेंगे कि मुझे वोट आप इसलिए कीजिए कि हम आपकी तमाम सुख सुविधाओं को आने वाले 5 सालों में बदल देंगे। लेकिन क्या 5 सालों के बाद जब वही नेता आते हैं तो आपको पता चलता होगा कि इन 5 सालों में क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। तो कुल मिलाकर ये जरूर है कि अब बिहार की राजनीति में एक बार फिर से वर्चस्व की लड़ाई भी देखने को मिलेगी। बिहार की लड़ाई में इस बार महासंग्राम होगा, और इस महासंग्राम में जनता को तय करना है कि वो किसको अपने मौलिक अधिकार का, वोट का अधिकार, जो वोट किसको करेगी। तो इंतजार करना होगा। फिलहाल पार्टी के कैंडिडेट की घोषणा हो चुकी है। हाँ, कुछ निर्दलीय प्रत्याशी भी खड़े हो सकते हैं, क्योंकि बिहार में लगभग 7 चरण में चुनाव होने हैं, और बिहार 7 चरण में अलग अलग लोकसभा क्षेत्र की घोषणा है। और पहले चरण सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि बिहार के महत्वपूर्ण 4 जो सीट हैं उसका जो चयन है वो होना है। तो ऐसे में औरंगाबाद, जमुई, गया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है जहां पर पहले फेज में चुनाव होना है। जी गौतम, बिल्कुल इन तमाम जानकारियों के लिए आपका शुक्रिया। होगी जरूर। बहुजन के नायक कहे जाते हैं अशोक महतो जी, जीतिएगा इस बार। क्या कहिए, सिंबल लेने के लिए आई हुई हैं। अशोक महतो जी सिंबल लेने के लिए पहुंची हुई हैं। जीत होगा कि नहीं होगा? जरूर जीत होगी। सिंबल लेने के लिए आई हुई हैं। बहुजन के नायक हैं आप। जीतेंगे जीतेंगे जीतेंगे। बहुजन के नायक कहा जाता है आपको अशोक।